हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं दक्ष पांचाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर आज हम बात करेंगे सीयूईटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और देखेंगे कि हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो सीयूईटी है बहुत ही इजी एग्जाम है, हमारा 12th के बेस पर जो सिलेबस आता है 11 12 वही रहने वाला है। हमें करना क्या है, हमें बस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और इजी क्वेश्चन को पढ़ कर किल कर देना है। ठीक है, तो इतना सा काम करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी आर सेट्स। ठीक है, ए है, बी है, सी है, ये तीनों क्या है, सेट है। और जो हमारे ये स्टार है, पेन चूज कर लेते हैं यहां पर, ये जो हमारा स्टार है वो डिनोट करने वाला है हमारा कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, उल्टा कर देता है। अगर ए है तो उसको नेगेट कर देगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो हमें बोला है कि इफ ए बी एंड सी आर सेट्स एंड दिस स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू बतानी है। सही है जी, ओके। इसको लिख लेते हैं यहां पर। तो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और इसका जो है वो यूनियन हो रहा है सी के साथ, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को इजी करने के लिए स्टार नहीं रखते हैं यहां पर, ये रख लेते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट को ही सिग्निफाई करता है। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर है, इसको मैं थोड़ा सा खोल सकता हूं। कैसे खोल सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन सी, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन, अरे क्या है, इज इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं और पूरे पर नेगेटिव हो ही रहा है। ठीक है जी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, उसके बाद मैं यहां पे लगाने वाला हूं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर इस तरीके से मान लो कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसको मैं अभी के लिए x मान लेता हूं, इस पर्टिकुलर चीज को मैं y मान लेता हूं, तो डी मॉर्गन लॉ कहता है कि अगर मेरा x इंटरसेक्शन y है और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है, वो ये कहता है। अगर इतनी बात हमें समझ आती है तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसके अंदर वो चीज अप्लाई कर देनी है। तो इसके बाद हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो हमारा इंटरसेक्शन का साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा यूनियन के साइन में, और यहां पर हमारा बन जाएगा बी यूनियन बी यूनियन सी, और यहां पर हमारा कॉम्प्लीमेंट। सही है जी। अगर इतनी बात हमें समझ आती है, उसके बाद अब डी मॉर्गन लॉ इस छोटे वाले पार्ट पर भी लगाना है और इस छोटे वाले पार्ट पर भी लगाना है, सेम एज इट इज। ठीक है जी, तो अगर ऐसे ही हमें लगाना है तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर भी लगा देते हैं। तो ये हमारा बनेगा, तो ये हमारा बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देख सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब मैच कर लेते हैं कि भाई कौन सा आंसर किससे मैच कर रहा है। बस ये बात ध्यान रखना कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है इसको हम स्टार से डिनोट करने वाले हैं। तो जी हमने पूरी एकदम पिक्चर रेडी कर ली है। अब देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, उसके बाद क्या है यूनियन, ठीक है जी, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन, उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट। तो देख रहे हैं हमारा जो आंसर है वो पूरा का पूरा एकदम मैच होकर मिल गया। तो हमारा इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होने वाला है। दैट्स इट, बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं करना। एक बार बता देता हूं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बस एनालाइज करना है कि जी सेट दे रखे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, ठीक है जी, हमें पता है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें बस उस कॉम्प्लीमेंट वाले को जो हमें दे रखा है, इस वाले पार्ट को जस्ट सिंप्लीफाई करना है जितना हमें आता है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें हमें सिर्फ उतना ही करना होता है जितना हमें आता है, उसी के बेस पर क्वेश्चन बनाया जाता है और उसी के बेस पर हमारा आंसर आ रहा होता है। दैट्स इट, ठीक है जी, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, क्या रहा है, द डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन हमारा cos इनवर्स 2x-1। ठीक है जी, एक मिनट लो, पॉज करो वीडियो को, सोचो। ओके, होप कर रहा हूं पॉज करके सोचा होगा। तो अगर सोचा होगा तो ये जरूर पाया होगा कि जो cos इनवर्स है, ठीक है, cos इनवर्स के अंदर कुछ भी हो, वो जो cos इनवर्स है उसकी वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक रहने वाली है, वो रहने वाली है -1 से 1 तक के बीच में। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो 2x-1 है वो कहां से कहां तक रहने वाला है, -1 से 1 तक के बीच में रहने वाला है। ठीक है, कूल है, ओके। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर उधर कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर मैं इस -1 को इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस में 1 2x +1 तो इधर बनेगा मेरा 0 2x और यहां बनेगा मेरा 2। इस 2 को मैं दोनों तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पर आएगा मेरा 0/2 x और यहाँ पर आएगा मेरा 2/2। इधर देखेंगे तो 0 x और यहाँ पर आएगा मेरा 1। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा x है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, मेरा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ओपन है क्लोज है, ओपन है क्लोज है जी, क्लोज है। तो मैं यहाँ पर जो है अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको करेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरा आ गया डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x-1। दैट्स इट, सिंपल सवाल था। सिर्फ हमारा क्या लगने वाला था कि जो cos इनवर्स x है वो कहां से कहां तक अपनी वैल्यू रखता है। दैट्स इट, ठीक है जी, ओके। आगे बढ़े।
अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन यहाँ पर जो है 2 थोड़ा सा कटा हुआ है, वो यहाँ पर कह रहा है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, और इसके हमें बोल रखा है कि जो a है वो नॉन जीरो है, c है वो नॉन जीरो है, बोल रखा है कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ इसके रूट्स क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है। हमें बोला है कि ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या होंगे, 1 बाय अल्फा स्क्वायर होंगे एंड 1 बाय बीटा स्क्वायर होंगे, हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है, ठीक है जी। हमें पता है कि दो रूट्स हमारे सामने हैं, हमें इक्वेशन बनानी है, हमें इतना आइडिया जरूर है कि अगर मुझे दो रूट्स गिवन है और मुझे इक्वेशन बनानी है तो मेरा दिमाग कहां जाना चाहिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वजह से की तरफ, क्योंकि हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इस तरीके से जो है हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जा सकते हैं। दैट्स इट, सिंपल था। ओके, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि अगर मेरे पास ये है, अगर मुझे निकालना हो मेरा सम ऑफ रूट्स, तो मेरा सम ऑफ रूट्स कितना आने वाला है इस पर्टिकुलर के लिए, वो होगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है, मान लिया। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 1 बाय अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बाय बीटा स्क्वायर, जो कि कितना आने वाला है, 1 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। दैट्स इट, बिल्कुल ठीक है जी, यहां तक लिख लिया। चलो जी, यहां तक मैंने लिख लिया, पर अब मुझे बताओ कि मेरा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है और अल्फा बीटा क्या है, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो यहां पर आ जाते हैं, हमें इतना पता है कि हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है जी। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मुझे एक बात पता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां से मुझे ये वाला पार्ट जो है वो निकालना है, इसलिए मैं बोल दूंगा कि मेरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दैट्स इट, ठीक है जी, ओके जी। यहां से हमें दिख रहा है साफ साफ कि हमें एक अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है और एक अल्फा बीटा की जरूरत है। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, इस पर दिमाग लगाना है। हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं तो मेरा अल्फा प्लस बीटा यानी मेरा सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। इस इक्वेशन में क्या है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, और मेरा अल्फा बीटा किसके बराबर है, वो है सी अपॉन ए के बराबर है। इतनी इंफॉर्मेशन बच्चे को पता होती है, क्लास 10 से पता होती है भाई, सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, इतना तो पता ही होगा, ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लूं, ठीक है, और यहां से मैं अल्फा बीटा निकाल लूं, अल्फा बीटा तो मेरे सामने पता ही है, मेरा कितना दे रखा है, सी अपॉन ए दे रखा है। अगर मैं यहां से ये निकालना चाहता हूं, ये वाला पार्ट निकालना चाहता हूं, तो मैं अल्फा प्लस बीटा को क्या पुट कर दूंगा, माइनस बी अपॉन ए पुट कर दूंगा, जिसका स्क्वायर माइनस 2। अब अल्फा बीटा को क्या पुट कर दूंगा, सी अपॉन ए पुट कर दूंगा, ठीक है जी। यहां से मेरा कितना आ जाएगा, यहां से मेरा आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 ए सी, और ये पूरे का स्क्वायर, पूरे का मतलब नीचे आ जाएगा। तो मेरा क्या बन रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर। थोड़ा बोर्ड भरा भरा सा लग रहा है, तो मेरा यहां से देख सकते हैं कि जो मेरा हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, वो कितना आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है जी, ओके जी। मुझे निकालना था सम निकालना था, तो सम के लिए मुझे क्या चाहिए था, सम के लिए चाहिए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ओके जी। मतलब क्या कि मेरे पास ये तो है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं अल्फा बीटा के स्क्वायर से, तो मेरा क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अल्फा बीटा के स्क्वायर से। अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा है मेरा c बाय a, तो c बाय a यानी इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यानी इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कटेगा, ये जो c है वो ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 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 c स्क्वायर। ये आ गया मेरा सम ऑफ रूट्स, ठीक है जी। उसी हिसाब से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं, तो मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, एक मिनट, हाँ हमने सही किया है, बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके हिसाब से मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, वो होगा a बाय c का होल स्क्वायर। चेक कर लेना, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होगा हमारा 1 बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है c बाय a, 1 बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाय c, उसका स्क्वायर a स्क्वायर बाय c स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है जी, ओके जी। तो हमें यहाँ से काफी चीज मिल गई है, होप ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ओके, अब हमें इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन हमें पता है ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है जी। हमें पता है एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, लिख दिया। उसके बाद हम बोलेंगे हमारा जो एस है, एस कितना है, यहाँ से हमने निकाला था, ये रहा एस, ये है हमारा
बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी हमारा कितना है, प्रोडक्ट क्या है, ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 0। हम यहां से देख सकते हैं यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है नीचे, तो हम पूरी इक्वेशन को सी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सी स्क्वायर से। तो यहाँ पर मेरा आएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है फाइनल इक्वेशन आई है। अब मैच कर लेते हैं जी कौन सा जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम देख सकते हैं कि सी, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे सी है ना, तो अब देख सकते हैं कि सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसमें भी मतलब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस का मतलब ये तो हट गई, ठीक है जी हट गई। उसके बाद क्या, बी स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 2 ये हट गई, इन दोनों में से कोई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये भी गलत है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने जो है पहला ऑप्शन करेक्ट कर लिया है और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दैट्स इट। ठीक है जी, कूल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द इक्वेशन, एक इक्वेशन है 3x माइनस 7y प्लस k इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस ly इक्वल प्लस 36 इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है जी, अगर दो लाइन के अंदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या है कि वो लाइन उस दूसरी लाइन के ऊपर ही लाई कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इन लाइनों के जो रेशियोज होते हैं वो बराबर होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 3/12 करूंगा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा -7/-l के बराबर, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा मेरा k/36 के बराबर होगा। दैट्स इट। ठीक है जी, इतनी सी बात मुझे पता करनी थी। अगर ऐसा है तो ठीक है जी, यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरा ये किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। एक बारी मैं इसको इसके बराबर रख लूंगा, एक बारी मैं इसको और इसको इसके बराबर रख लूंगा। ठीक है जी, ओके जी, बात समझ आ गई। इसका मतलब क्या है कि मेरा k/36 किसके बराबर होने वाला है, 1/4 के बराबर होने वाला है। मतलब क्या, यहां से मैं देख सकता हूं मेरा k किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ओके जी, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन तो कट गया। ओके, उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैं l निकाल लेता हूं, तो मैं l निकाल लेके जाऊंगा तो मेरा यहां से पहले माइनस से माइनस कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा 1/4 इज इक्वल टू 7/l, और यहां से मैं देख सकता हूं मेरा l कितना आ जाएगा, l आ जाएगा मेरा 28। L मेरा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। मतलब L 28 K 9, ऐसा हमारा कौन सा है जो L 28 और K 9 देता है, ये तो नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है। दैट्स इट, सॉरी। ओके, बात समझ आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, कह रहा है कि इफ P इज इक्वल टू 10.235, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमारा 10th के अंदर भी आता था, सही है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ज्यादा। तो हमें पता है कि जो हमारा P है वो P किसके बराबर है, 10.235। इसके ऊपर बार लगा देता हूं, इसका मतलब क्या है कि रिपीट कर रहा है अपने आपको, 235 फिर 235 फिर 235, सही है जी, ओके जी। अगर मैं इस इक्वेशन को मैं मान लूं कि इक्वेशन 1 है, और इसी इक्वेशन को मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरे यहां पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा, 1000 p इज इक्वल टू 10,235.235 का बार, ये एज इट इज चलता जाएगा। सही है बात, बिल्कुल सही है जी। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 मान लूं, नाउ अब मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इसमें से 2 - 1 कर दूं, अगर मैं क्या करूं, 2 - 1 कर दूं, इसका मतलब क्या होगा, यहां से मेरा आ जाएगा 999p इज इक्वल टू यहां से मैं देख सकता हूं मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 10,235.235 बार है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा क्या है 10.235 बार है, इसमें से माइनस करना है, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो मेरा क्या आएगा, यहाँ से 5, और यहाँ से मेरा क्या आएगा 2, और यहाँ से क्या आएगा 201, तो ये मेरा फाइनल बचेगा। इसका मतलब क्या है, ये आएगा मेरा 10225.0। ठीक है, इसको मैं सिर्फ ये भी लिख सकता हूँ 25, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहां से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा P जो है वो किसके बराबर है, 10,225 डिवाइडेड बाय 999। ऐसा मेरा कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है जी, सही है। सवाल का फ्लो समझ आया। पहले क्या करना है, पहले हमने देखा कि भाई हमारा P जो है वो है 10.235 आगे बढ़ता जा रहा है, हमें P निकालना है, सही है जी, ओके जी। फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर मेरा P जो है वो इसके बराबर है, अगर मेरा जो P है इसके बराबर है, मैं एक काम करता हूँ, P को मैं उस वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, और उसी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, अगर मैं उससे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब बोलोगे भाई 1000 से क्यों, क्या भाई देखो मेरा 3 डिजिट है जो फिर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, यानी 3 जीरो चाहिए मुझे आगे उसको बढ़ाने के लिए, पॉइंट से आगे लाने के लिए, इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर मेरी इक्वेशन 2 आ गई। 2 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, ठीक है,
तो मेरा p जो है वो साफ साफ निकल के आ जाएगा। इतना सा काम करना है, दैट्स इट। ठीक है, होप समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये हमारे सामने। ओके, देखते हैं अगला सवाल। बहुत सिंपल सा यार, इसमें ना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सवाल कह रहा है which of the following set of ordered pair is in a function is from a to b where अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं। which of the following sets of ordered pair from function a to b a on to b a on to b। अभी जो मैंने सवाल लिए ना, कुछ एक दो सवाल जो मैंने लिए हैं वो CUET फेज 1 में आए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब रियल टाइम पेपर के जो है सवाल है, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे कि क्या करना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो सवाल है बहुत सिंपल सा सवाल है। हमें बोला है कि फंक्शन वन ऑन टू है, वन वन नहीं है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, अगर मेरा ये a है, अगर ये मेरा b है, तो इस a के सारे एलिमेंट जो है मैप हो जाने चाहिए। सारे एलिमेंट जो है मैप हो जाने चाहिए। और एक चीज पॉसिबल होती है फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर डाइवर्जन जो है वो पॉसिबल नहीं है, कन्वर्जन जो है पॉसिबल है। मतलब क्या कि एक के इस तरीके से समझ लो कि जो दो बंदे हैं इसके, वो एक पे पॉइंट कर सकते हैं, पर एक बंदा दो पे पॉइंट नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो? थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि एक जो है यहाँ पर नंबर, ठीक है, उस एक की दो यहाँ पर प्री इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, यानी डाइवर्जन जो है वो पॉसिबल नहीं है, पर किसी दो की पर किसी दो की, मान लो एक इसकी और इसकी, इन दोनों की मिलकर एक इमेज हो सकती है, एक प्री इमेज हो सकती है। ठीक है, इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। अगर इतना सा कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बी को देखूं पहले, तो बी देखो, यहाँ पर मेरा 2 है, यहाँ पर मेरा 6 है, यहाँ पर मेरा 6 है। 6 की एक इमेज 5, एक प्री इमेज 5 है और एक 3 है। ऐसा तो नहीं हो सकता, काट दो जी। सिमिलरली यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, काट दो जी। यहाँ पर देखो, यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 काट दो जी। एकमात्र ए ऐसा सोल्यूशन है जहां पर पहले वाले में सब सारे के सारे डिफरेंट हैं। 2 4 6 8, सही है जी, सही है जी। इसका मतलब क्या है, देखो सारे के सारे बराबर, देखो सारे सारे डिफरेंट हैं और सारे के सारे कवर भी हो गए। सारे के सारे डिफरेंट है, सारे के सारे कवर भी हो गए। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो सिर्फ एक ही है जो है ऑन टू रिलेशन, जो है एक ही ऑन टू है, जो कि है फर्स्ट। बात समझ आती है? ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे सामने है, बोला है, अभी थोड़ा लेंथी सा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है। कह रहा है क्यूब रूट ऑफ आयोटा इज, हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना आता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत आराम से निकलता है, जिसका एक आंसर होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। बट नाउ हमें निकालने के लिए बोला है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं, क्यूब रूट ऑफ आयोटा। ठीक है जी, सिमिलरली तरीका वही रहने वाला है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, दैट्स इट। हमें बोला है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब क्या कि अगर मैं x क्यूब की बात करूं, वो किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि x इज इक्वल टू, ठीक है, इसी के बराबर है। सही है, तो मैं नीचे वाले पार्ट को मिटा देता हूं, नीचे वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रखेंगे। x क्यूब इज इक्वल टू आयोटा। सही है जी, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब रूट ऑफ आयोटा निकालने के लिए इतना तो करना पड़ेगा भाई। सही है, ओके। अब यहां से मैं देखूं तो मैं इसको क्या इधर ले आऊं, बिल्कुल ले आओ जी। x क्यूब माइनस आयोटा इक्वल टू 0, बिल्कुल एकदम भूल जाओ कि आयोटा है, भूल जाओ कि आयोटा है, दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है। सही है, अब यहां पर देखो, तुम एक क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, तुम वैल्यू पुट करके देखोगे, हिट एंड ट्रायल लगाओगे, फिर लॉन्ग डिवीजन लगाओगे। सही है, तो एक बार कर लेते हैं जल्दी से, 2 मिनट का काम है। इसके अंदर मैं देखूंगा कि अगर मैं यहां पर x को आयोटा डाल दूं, x को आयोटा डालने से क्या होगा, यहां पर मेरा क्या आएगा, x को आयोटा डालने से क्या होगा, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरा आएगा माइनस आयोटा और यहां पर माइनस है, तो ये 0 तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें और देखना पड़ेगा, एक बार और हिट एंड ट्रायल लगा के देख लेते हैं। x को मैं क्या डाल सकता हूं, माइनस आयोटा डाल के देखते हैं। x को मैं माइनस आयोटा डाल के देखता हूं। ठीक है, यहां से मेरा माइनस एज इट इज बाहर आएगा और यहां से मेरा आएगा माइनस का आयोटा। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि यहां से मेरा जो है ये पूरा पार्ट 0 हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या कि मैं x को क्या पुट कर सकता हूं, x को मैं माइनस आयोटा पुट कर सकता हूं, इतना मुझे समझ आ गया। सही है, x को मैं क्या पुट कर सकता हूं, माइनस आयोटा पुट कर सकता हूं, इतना मुझे समझ आ गया। ठीक है जी, इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इतना पता लगा कि मैं x को माइनस आयोटा पुट कर सकता हूं। सही है, और मेरे पास क्या था कि x क्यूब माइनस आयोटा इक्वल टू 0, मतलब x प्लस आयोटा इक्वल टू 0। मतलब क्या कि ये जो है इसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है जी, कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन लगा देते हैं जल्दी से। यहाँ पर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा हमारा एक्स क्यूब, इधर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का आयोटा एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर से देखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा उतर के ये। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, माइनस आयोटा एक्स पुट कर दूंगा, यहाँ पर मैं आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा प्लस का एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आयोटा का करेंगे माइनस वन आएगा, यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, सिर्फ एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है, इसको ये कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ उतरेगा x। ठीक है, माइनस का x उतरेगा।
अब यहाँ पर मैं क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पर मुझे प्लस का 1 डालना पड़ेगा, माइनस का 1 डालना पड़ेगा, माइनस का 1 डालना पड़ेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो ये उतर क्या ये देख सकते हैं कि आ जाएगा माइनस का x, और यहाँ से आ जाएगा मेरा माइनस का आयोटा, यानी मेरा पूरा पार्ट 0 हो रहा होगा। और ये मेरे पास ये आ चुका है, ठीक है, मेरे पास ये आ चुका है। एक रूट मेरा क्या था, x इक्वल टू माइनस आयोटा, और एक मेरा यहाँ से आएगा, ये मेरी क्वांटिटी बनी है, ये आएगी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरा फाइनली आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको d के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। मेरे को पता है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा b कितना है, माइनस आयोटा है, इसका स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरा 1, c कितना है मेरा माइनस का 1। यहाँ से देखेंगे तो मेरा कितना आएगा, ये आएगा माइनस 1, माइनस में ये कितना आएगा मेरा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4, तो यहाँ से मेरा आएगा 3। सही है जी, कूल है यहाँ तक, बढ़िया। उसके बाद मेरे को पता है कि जो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, रूट्स होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सही है जी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेरा माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है मेरा, माइनस बी क्या है, माइनस आयोटा, तो बी क्या, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा आयोटा प्लस माइनस, अब देखो रूट 3, डी हमारा क्या है 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं रूट 3, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा 2। अब देख लो कि यार इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है। एक हमारे पास है, हमारे पास 3 रूट आए, क्या आया, एक आया माइनस आयोटा, ठीक है, एक आया हमारे पास आई आयोटा प्लस रूट 3/2, एक आया आयोटा माइनस रूट 3/2। अब देख लो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। हम देख सकते हैं कि यार ये तो मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, सिर्फ इकलौता ये है जो मैच कर रहा है, आयोटा प्लस रूट 3/2। तो इसलिए हमारे पास आंसर कौन सा आ गया, आंसर नंबर सी, जो कि है आयोटा प्लस रूट 3/2। देख सकते हैं ना, इसमें से दो निकलेंगे, एक आयोटा प्लस रूट 3/2, एक आयोटा माइनस रूट 3/2। सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन जो है अगर तुमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना आता है तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है भाई। सही है जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, बोला है अ बॉक्स फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 3 पिंक 4 ऑरेंज एंड 2 ब्लू मार्बल, ठीक है, 2 मार्बल आर पिक्ड रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज पिंक एंड अदर इज ब्लू। सही है जी। हमें बोला कि एक बैग है, बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है, 3 पिंक है और 4 ऑरेंज है और 2 ब्लू है। क्या है, 3 पिंक है, 4 ऑरेंज है, 2 ब्लू है, जिसमें से हमें 2 मार्बल चूज करने हैं, ठीक है, 2 मार्बल चूज करने हैं आउट ऑफ 9, आउट ऑफ 9, क्योंकि हमें पता नहीं ये कितने हैं, 3 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, तो टोटल हमारे पास 9 मार्बल्स हैं। हमें बोला है कि हमें चूज करने हैं, और चूज जो 2 करने हैं उसमें से एक पिंक होना चाहिए और एक ब्लू होना चाहिए। तो क्या हम कि कितने हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, एक तरीके से कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं ब्लू मार्बल। ब्लू मार्बल हमारे पास हमें चूज करना है एक, ठीक है, हमारे पास है कितने मार्बल, ब्लू मार्बल है 2, ठीक है जी। और हमें क्या चूज करना है, हमें पिंक चूज करने हैं, पिंक हमारे पास टोटल है 3, हमें चूज करना है एक, और हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक बनेगा 9C2, ठीक है जी। सही है। अब अगर हम इस चीज को, पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा मेरा 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 यानी 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से सीधा आंसर हमारा 2 आएगा, ठीक है जी। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमारा सी आएगा, मैंने करके दिखा दिया, तो फॉर्मूला ही होता है यार सीधा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा गया 6 और 9C2 यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ बचेगा हमारा 8 और 9, ये कटेगा इसको, ये बचेगा हमारा 4, ठीक है, 9 चौक 36। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। हमारा क्या है, ऊपर क्या है हमारा 6, नीचे क्या है 36, नीचे क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ऊपर क्या है फेवरेबल आउटकम्स। तो हम देख सकते हैं इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/6, जो कि हमारा फाइनल ऑप्शन सी है। सही है जी, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें देखना है, चूज करने की बात कर रहे हैं, जहां चूज करने का ऑप्शन आ जाए वहां पर क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे, चूज करना कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या बोलिए कि इसके अंदर एंड, इस एंड पर ध्यान देना है, एंड हमेशा मल्टीप्लाई को सिंबलाइज करता है, जहां पर एंड वहां मल्टीप्लिकेशन, जहां और वहां पर एडिशन, दैट्स इट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है बिल्कुल सामने, क्या रहा है कि इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमें पता है कि जो मेरा y है वो कितना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस वाई, और यहां पे देख सकते हैं कि जो dy बाय dx है वो हमें निकालना है, ठीक है जी। एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि रूट है ना, रूट देखते थोड़ा स्क्वायरिंग बोथ साइड दिमाग लगा लिया करो। तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। अब कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड यहाँ पे आएगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस एक्स, ठीक है जी। उसके बाद y का डिफरेंशिएशन प्लस डी वाई बाय डी एक्स, बिल्कुल जी, ठीक है जी। डी वाई बाय डी एक्स को इधर ले आओ,
और यहाँ से कॉमन ले लो, तो एक साथ में करने वाला यहाँ पे क्या आएगा, dy बाय dx 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। साफ दिख रहा है आंसर आता हुआ यहाँ पर, क्या बोला है कि dy बाय dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है जी, बिल्कुल जी, ऑप्शन देख लो जी कौन सा करेक्ट है, ये हमारा cos x अपॉन ये है हमारा ऑप्शन 1, सही है जी, हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा हमारे सामने, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है हमारा एपी के ऊपर। बोला है कि अगर है 159 अप टू x इक्वल टू 780, अगर मैं इन सबका सम करने वाला हूं, सम आने वाला है मेरा 780, तो मुझे बताना है कि मेरी x की वैल्यू क्या होगी, मतलब मेरी लास्ट टर्म कौन सी होने वाली है। सही है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 a प्लस l। ये मेरा सम आता है, सम मेरा कितना दे रखा है, 780 दे रखा है। ठीक है जी, ओके। अब मुझे x निकालना है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अनवांटेड क्या है, एक अनवांटेड n है, तो मुझे n को हटाना पड़ेगा। n हटाने के लिए मुझे एक तरीका और पता है, मुझे पता है कि जो x है वो किसके बराबर होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी मेरा यहाँ पर कितना है, देख सकते हैं कि डी मेरा कितना है, 4 है, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ से मैं करी n निकाल लेता हूँ, n निकालने की कोशिश करता हूँ, तो n निकाल सकता हूँ यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, यहां से आएगा मेरा x माइनस 1 प्लस में 4 डिवाइड बाय 4, यही बनेगा ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं x प्लस 3 अपॉन 4। ओके जी, यहां पुट कर देते हैं n की जगह, थोड़ा सा यहां पे करते हैं, x प्लस 3 डिवाइड में 4, यहां पर आ जाएगा 2 भी है तो यहां पर मैं 80 लिख देता हूं डायरेक्ट, और यहां पर आ जाएगा मेरा 1 प्लस x इज इक्वल टू 780। अब देखो, ठीक है जी, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने वाला हूँ, सॉल्व करूंगा। चलो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि यार इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ कैलकुलेशन बची है, जस्ट इज कैलकुलेशन, इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कुछ था भी नहीं, इसलिए बोलता बहुत फुद्दू सा सवाल है। कैलकुलेशन करने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, दो रूट आएंगे, एक नेगेटिव का आएगा, पॉजिटिव का आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा 77, पॉजिटिव वाला क्या आएगा 77, और वही तुम्हारा आंसर होगा, नेगेटिव वाला तुम ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि सारी टर्म जो है आगे जाके पॉजिटिव ही हो रही है, पॉजिटिव हो रही है तो लास्ट में नेगेटिव कैसे आ जाएगा भाई, क्योंकि डी भी हमारा ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो कर लेना यार, बहुत आसान से हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि भाई टाइम प्रीशियस है अपना, बहुत पेपर बहुत जल्दी है। बहुत इजी सवाल है अगला भी, कह रहा है कि fx जो है, fx हमारा x अपॉन x माइनस 1, और जो हमारा f ऑफ a है अपॉन f ऑफ a प्लस 1 बताना है। दैट्स इट, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। सवाल हमें कह रहा है कि हमें ये बताना है, ठीक है जी, एक काम करते हैं, f ऑफ a निकाल लेते हैं एक बारी, f ऑफ a निकाल लेते हैं एक बारी। f ऑफ a क्या होगा, अगर मैं x को a पुट कर दूं तो मेरा आएगा a अपॉन a माइनस 1। ठीक है जी, f ऑफ a प्लस 1 भी निकाल लेते हैं यार, साथ साथ लगे हाथ, क्या हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन a आ जाएगा, a प्लस 1 यहाँ पुट करोगे, प्लस 1 से माइनस 1 कटेगा, a आ जाएगा। अब मुझे बोला है कि मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है जी, बता देते हैं यार, कौन सा बड़ी बात है। तो मैं बोलता हूं f ऑफ a अपॉन f ऑफ a प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a। ठीक है जी, अब ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। अब ये है हमारे पास, मान लो ये हमारे पास क्या है, f ऑफ a अपॉन f ऑफ a प्लस 1। ठीक है जी, अब ये बताओ यार, ये बताओ ये किसके सिमिलर है, ये किसके सिमिलर है, f ऑफ a मेरा था, f ऑफ x मेरा था ये वाला पार्ट, अगर मैं इसके अंदर x की जगह, अगर मैं इसके अंदर x की जगह a स्क्वायर पुट कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, f ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये और ये जो है वो क्या है, एकदम सिमिलर से हैं, अगर भैया जी ये सिमिलर से हैं तो देख लो यार, ये वाला आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, f ऑफ a स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर होगा। सही है जी, बिल्कुल जी, सही बात है यार, इजी से क्वेश्चन आ रहा है। अगले में चलते हैं, अगला है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग लगेगा। दिमाग क्या लगेगा, हमें बोला है कि लिमिट मॉड x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0। एक मैं बात सबको बोलना चाहता हूं कि देखो, क्वेश्चन के अंदर जब लिमिट का क्वेश्चन आता है तो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन के अंदर हमारा मॉडुलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, या फिर हमारा सिग्नम फंक्शन हो, ठीक है, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उस केस में हमें जरूरी है कि हम चेक कर ले कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्योंकि यही केसेस होते हैं मेजरली जहां पर लिमिट जो है नॉट एग्जिस्ट करती है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, बट अगर ऑप्शन में भी लिखा हो यार नॉट एग्जिस्ट, तो यार फिर तो चेक करना बनता ही है ना, तभी तो दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता वही आंसर हो। अब देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मॉड आ रहा है, ठीक है जी, एक काम करते हैं, इसको ढंग से लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट यहां पर हमारा मॉड x अपॉन x। सही है जी, बिल्कुल ठीक बात है, मॉड x अपॉन x है, ओके।
अब देखो, अब अगर मैं इसको नॉर्मली करना चाहूं तो यार थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, h इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। h क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि जीरो को दोनों साइड से टेंड करेगी, दोनों साइड से टेंड करेगी। ठीक है जी, ओके जी, बात मान लेते हैं आपकी। अगर मैं इस सवाल को, बहुतों को पता होगा यार, ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो एक बार क्या होगा, जीरो माइनस h होगा, यहाँ पर भी माइनस h होगा, एक बार माइनस से करेंगे, फिर एक बार लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h और h। सही है जी, ठीक है जी। अब ऊपर तो मॉड है, मॉड के अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पर आएगा h और नीचे क्या है माइनस h, ये कट के क्या बनेगा -1, और यहाँ आएगा हमारा h और यहाँ पर क्या है h, ये कट के क्या बनेगा 1। अब देखो यार कि ऊपर क्या है -1, नीचे क्या है 1। अब ये लिमिट जो है वो बराबर नहीं आ रही है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दिस मींस दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंट। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या रहा है कि अगर x रियल है तो मिनिमम वैल्यू बताओ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 की, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है जी, डेरिवेटिव का सारा लेंगे, हमें वही पता है मिनिमम निकालने के लिए। ठीक है, तो यार इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरा क्या बनेगा, अगर मैं इसको fx बोल रहा हूं, मेरा fx किसके बराबर है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 17। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरा आएगा, ये आएगा 2x माइनस 8। ठीक है जी, काम करते हैं, इसको मैं इक्वल टू 0 कर लेता हूं ताकि मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाऊं। तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ से 4, यानी मेरा 4 ही है ऐसा पॉइंट जहां पर या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा शायद। ठीक है जी, एक काम करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, उसी से पता लगता है ना। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो मिनिमम होता है हमारा जो भी नंबर आता है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए तो उस नंबर पे हमारा मैक्सिमम मिल रहा होता है। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसके अंदर इसको डबल डेरिवेटिव में डाल दूंगा तो यहाँ से मेरा सिर्फ आएगा 2। अब 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, भाई 2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या कि 4 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या दे रहा होगा, एक हमें क्या दे रहा होगा, मिनिमम दे रहा होगा, और हमसे पूछा क्या है, मिनिमम ही पूछा है। अगर मैं यहाँ पर x को 4 डाल दूंगा तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मुझे रिटर्न होकर मिल रही होगी। तो ठीक है जी यार, x को 4 डाल देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 8 into 4 कितना हो जाएगा हमारा 32 प्लस 17। तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा, 1 आ रहा है जी, 1 आ रहा है जी, 1 आ रहा है ना, 1 आएगा 2 आएगा, ये आएगा हमारा 33 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। सही है जी, बिल्कुल जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। अगला है हमारे पास कि इफ dy by dx is equal to x square minus 2x minus 4, सही है, और y अगर मैं y के अंदर 3 डाल दूंगा तो वो किसके बराबर है, -6 के बराबर है। ठीक है जी यार, y दे रखा है मतलब, ठीक है, हमें पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, c निकालना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ओके, अब देखो मुझे 3y की वैल्यू पूछी है, सही है जी, ओके जी, बात मान लेते हैं आपकी। ये क्या है हमारा dy by dx है, लिख लेते हैं एक बार सवाल। ये सवाल लिखना इंपॉर्टेंट है, तो अगर तुम सवाल को लिख लोगे ना, तुम्हारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी कि तुम्हें लिखते लिखते समझ आ जाएगा कि यार क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। ठीक है जी, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये dx है, यहाँ सारी x टर्म है, वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ पर हमारा आएगा dy इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, और यहाँ पर आएगा dx। सही है जी, बिल्कुल ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू x क्यूब बाय 3 माइनस, यहाँ पर 2 पहले से x स्क्वायर बाय 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर आएगा, माइनस 4x प्लस c बोलो k बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि मेरे को c की वैल्यू नहीं पता और आंसर में c की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, एक काम करते हैं, मेरे को एक चीज दे रखी है कि अगर मैं y एक फंक्शन होता और अगर मैं y के अंदर x को 3 पुट करता तो मेरा आंसर क्या था, माइनस का 6 आता। तो ठीक है जी, एक काम करते हैं, x को क्या पुट कर देते हैं, x को 3 पुट कर देते हैं। x को 3 पुट किया तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 का क्यूब, नीचे 3 है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 एज इट इज, माइनस 4 into 3 क्या होगा 12 होगा, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा 12 लिख दूंगा। ठीक है जी, प्लस में c, और ये किसके बराबर है, -6 के बराबर है, 9 से 9 कटेगा, उधर जाएगा, c मेरा किसके बराबर आ जाएगा, c मेरा आ जाएगा 6 के बराबर, c मेरा 6 के बराबर आ गया। अगर c मेरा 6 के बराबर आ चुका है तो मुझे क्या निकालना है, 3y निकालना है। अब इस पूरी y वाली टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बहुत आसान है। यहां पर आ जाएगा मेरा 3y इज इक्वल टू, यहां से 3 से 3 मल्टीप्लाई, 3 से 3 कटेगा, यहां पे क्या आएगा, सिर्फ x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x, c मेरा क्या है, c 6 है तो 6 into 3 प्लस में 18। अब देख लो जी कौन सा मैच कर रहा है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 18, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही है जी, बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े। ओके,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास fx है mx plus 1 if x is less than equal to हमारा पाई बाय 2 और sin x plus n if x is greater than equal to पाई बाय 2, ग्रेटर देन सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला। तो हमें बताना है कि इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, क्या पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है जी, बता देंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि यार देखो पाई बाय 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 और यहां पर क्या पुट कर दूंगा mx प्लस में 1। अब क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस पूछा है तो एक काम बोला है इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है इज कॉन्टिन्यूअस, तो मैं बोल दूंगा सिंपल सिंपल लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, तो ये जो है sin x प्लस में n ये बराबर होंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बोला है बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। पुट कर देते हैं, यहां पर आएगा मेरा m पाई बाय 2 प्लस में 1 विच इज इक्वल टू sin पाई बाय 2 मेरा होता है 1, 1 प्लस में n, 1 से 1 कटेगा, मेरा आ जाएगा m पाई बाय 2 इज इक्वल टू n। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, n इज इक्वल टू m पाई बाय 2। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत इजी सा था। कंटिन्यूटी की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अगर कंटीन्यूअस बोला है तो एलएचएस आरएचएस जो होंगे बराबर होंगे, वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए के बराबर होगा। ये कंटीन्यूअस की डेफिनेशन होती है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a और b, a and b, then a dot b is greater than equal to 0 only when। हमें बताना है कि a dot b greater than equal to 0 कब होने वाला है। सही है जी, बहुत आसान सी बात है। हमें पता है कि जो a dot b है वो क्या होता है, mod of a magnitude of a into magnitude of b into cos theta, where theta is the angle between these two vectors a and b। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे पता है कि यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मुझे बोला है कि ये जो है ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यार ये तो हमेशा 0 से बड़े होंगे, नेगेटिव तो नहीं होंगे, इसका मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट वाली कंडीशन है नहीं, तो इनको मैं यहां पे दूंगा तो ये 0 हो जाएंगे। यहां से मेरे पास आया कि मेरा cos थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। अगर मेरा cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है तो सिंपल सीधी बात है, मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरा जो थीटा होगा वो कहां तक लाई करने वाला है, cos थीटा जो होता है वो 0 पे 1 होता है और पाई बाय 2 पे 0 होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है वो है करेक्ट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बात मान लीजिए। ओके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। सवाल कह रहा है बहुत ही इजी सवाल है, कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इक्वल टू 0। सही है भाई, इसका सॉल्यूशन बताना है यार, बहुत बेसिक सा सवाल है। x dy इज इक्वल टू y dx, सही है जी, वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है हमें साफ साफ, लगा देते हैं। यहां पर आएगा मेरा y अपॉन ये आएगा इज इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है जी, सही है जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां से मैं देख सकता हूं मेरा आएगा log y और इधर से आएगा मेरा log x प्लस में c। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं। ओके अब देखो, अगर मैं इस log y को यहां ले आऊं, log x को यहां ले आऊं, तो log y माइनस log x होगा इक्वल टू c होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा मेरा log y अपॉन x इक्वल टू c। log यहाँ पर e होता है, e यहाँ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा y बाय x इक्वल टू e की पावर x नहीं c, e की पावर c। ठीक है, y इज इक्वल टू x इंटू e की पावर c। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अभी किसके लिए लग रहा है, y इज इक्वल टू m x प्लस 0, 0 है, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा, तो ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक है जी, बिल्कुल बहुत इजी सा सवाल था, हमने कर लिया, मजा आ गया ये। ओके आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y tan माइनस sec x इक्वल टू 0। ठीक है जी, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं यार सीयूटी में, बच्चा कर लेता है। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग तैयार करके जाना, हाँ भाई फाड़ देंगे सवालों को जो मर्जी है। ठीक है जी, हमें बोला है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का dy by dx इज इक्वल टू y प्लस y tan x माइनस sec x इक्वल टू 0। हमें पता है सिंपल सीधी बात, क्या पता है यार कि यार dy by dx प्लस में p और यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन होगा x के अंदर, ठीक है, सॉरी y, यहाँ पर हमारा py होगा वेयर p इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और हमारे पास होगा q। ठीक है जी, q इज द फंक्शन ऑफ x। सही है जी, ओके इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। सही बात है, कूल है जी। ओके हमें बताया है कि e यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग p क्या है हमारा, p है ये रहा tan x, यहाँ पर हमारा आएगा। भाई देखो यार इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log mod sec x। ठीक है जी, log mod sec x
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे e की पावर log mod sec x, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर e है, यहाँ पर log है, हमारा sec x जो है वो उठ के यहाँ पर सीधा आ जाएगा sec x, बस आंसर आ गया, बी ऑप्शन है ना जी। बहुत बेसिक सवाल था, कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यार इस सवाल को ना देखो, इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं आता होगा ना जिसको, वो भी करके आ जाएगा। जिसको सिर्फ इतना पता होगा कि एपी क्या होती है। एपी होती है एक ऐसी सीरीज, ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर चीज या तो ऐड हो या पर्टिकुलर चीज सब्ट्रैक्ट हो। अब यहां से देखो, अगर मेरा पहला स्टार्ट हो रहा है 3 से और लास्ट में 24, इसके बीच में मुझे टर्म्स घुसानी है, तो एपी ही रहने वाली है। बिल्कुल जी। तो यार देखो, क्या ये एपी है? 6 9 3 का डिफरेंस, 12 3 का डिफरेंस, भाई उसके 1 का डिफरेंस, ये कौन सी एपी होती है? यहाँ पे चलना में हटा दो, सही है। अब देखो क्या ये एपी है, चलो देखते हैं। 6, पहली बात 3 और 6 के बीच में डिफरेंस 3 का है, 6 और 8 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 2 और 10 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 10 और 15, अबे भाई क्या यार, क्वेश्चन बनाने वाले भी छोड़ो। उसके बाद यहां पर देखो 6 9 10 15, फिर से हटाओ। ये एकमात्र सोल्यूशन है जो कि एक हमारा एपी को फॉलो कर रहा है। 3 के बाद 6, फिर 9 12 15 18 21 और फिर 24, ठीक है जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़े। अगला सवाल ये रहा हमारे सामने। सवाल कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, देन dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट। सिंपल सा है, बहुत ही बेसिक सा है। जब भी हमें पावर में दिखे तो हमें लॉग के साथ जाना है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ आएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। हम बोलेंगे जी ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पर आएगा मेरा log y इज इक्वल टू x log x। बिल्कुल जी बिल्कुल। उसके बाद dy बाय dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। यहाँ पर आएगा मेरा 1 बाय y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लगेगा? मेरा प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल बोलता हूँ कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी 1 इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन x, कट जाएगा 1 आएगा। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं कि मेरा dy बाय dx किसके बराबर है? dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा मेरा log x प्लस में 1 इंटू में y। ओके जी। अब यहां से एक बात बताओ, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, आंसर ठीक है, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन के लिए बनाना पड़ेगा अपने को। ऑप्शन में ई है, यहाँ पर देखो ई है एक ऑप्शन में। चलो यार इससे चांस लेके देखते हैं। हमें पता है कि हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं? dy बाय dx इज इक्वल टू log x प्लस log e, log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1। वैसे देखो केमिस्ट्री में log का बेस 10 होता है और ln में log का बेस e होता है। मैं हर जगह जहां log लिखने वाला हूं वहां पर मैं बेस 10 नहीं e ही मानने वाला हूं। मैथ्स में हम लिख देते हैं, ठीक है जी। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बोलेंगे भैया ये क्या कर दिया, 2.303 कहां है, उसकी जरूरत नहीं है। ओके, log x प्लस log e, सही है जी। अब यहां पर देखो इंटू में y मेरा क्या था? x की पावर x, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? क्योंकि ये log है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, तो क्यों ना इनको मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूं? बिल्कुल जी लिख दो यार, log e x की पावर x। अब देख लो यार कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर रहा है? यार ऑप्शन ए, बिल्कुल जी बिल्कुल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सही है जी, इजी था, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आंसर आएगा, गारंटी है। अगला सवाल ये रहा हमारे सामने, बोला है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y - 1 dx माइनस 2x प्लस 3 dy इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताना है कि 2x - 1 अपॉन 2y प्लस 3 क्या कांस्टेंट के बराबर होगा, या इनमें से कोई भी कांस्टेंट के बराबर होगा। चलो जी चेक कर लेते हैं, आसान सा लग रहा है यार, देखते हैं। तो क्यों ना मैं इसको एक बार लिख के देख लूं, क्योंकि लिखने से जो है आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाती है। ओके, लिखने से आधे ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो मैं लिख लेता हूं। और इस वाले पार्ट को, क्योंकि देखो माइनस है उधर ले जाते हैं, जीरो है काम करते ले जाते हैं, 2y - 1 dx उधर लेके गए, इस वाले पार्ट को ये आएगा 2x प्लस में 3 dy। यहां पर y वाली टर्म के साथ में dx, अरे बाबा, यहां पर dx x वाली टर्म, यहां पे y, अरे बाबा छोड़ो, वेरिएबल सेपरेबल, dx अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू dy अपॉन 2y माइनस 1। अब बिल्कुल एकदम घर पे आ गए सारे अपने, ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा हमारा log 2x प्लस में 3 डिवाइड बाय 2, सही है जी, बिल्कुल ठीक है। log 2y माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस में c की जगह हम कांस्टेंट k ले लो, क्योंकि k की बात करने वाले हैं ना, तो k ले लो, ठीक है जी। ओके जी, एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, log 2x प्लस 3 माइनस log 2y माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू k कांस्टेंट
ये जो 2 है ये सारा हटा के वहां भेज दो, जो 2 है सारा हटा के k की तरफ भेज दो, तो वहां पे क्या बन जाएगा 2k बन जाएगा। फिर भी फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट चाहे 10 से मल्टीप्लाई हो 1000 से मल्टीप्लाई हो, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है। अब यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि log 2x plus 3 डिवाइड बाय 2y minus 1 इज इक्वल टू 2k। ओके, अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर e होता है, e को उधर भेजूंगा तो क्या आएगा मेरा, मैं इसको कहाँ लिखूं, इस पार्ट को मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं 2x प्लस में 3 डिवाइड बाय 2y माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर 2k। फिर भी ये रहना तो कांस्टेंट ही है, रहना तो कांस्टेंट ही है। अगर तब भी कांस्टेंट रहना तो क्या फर्क पड़ता है, k बोलो, c बोलो, x बोलो, y बोलो, z बोलो, जो मर्जी बोलो। तो इसका मतलब क्या है कि 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 2y माइनस 1, 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 2y माइनस 1, यही आंसर आने वाला है। यार ये सवाल ना किसी को भी देख के पता लग जाएगा। देखो सवाल के अंदर हमारा 2x प्लस 3 है, 1 तो नहीं है ना, तो ये तो होने से रहा, सॉरी एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पर 2x के साथ x नियर बाय है हमारे एक्चुअल सवाल में, ठीक है, तो ये तो होने से रहा। सिमिलरली ये भी होने से रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस, हमारे एक्चुअल सवाल में प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ प्लस है, एक्चुअल में माइनस है, तो इसलिए कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन यही बचता है स्मार्ट। अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते तब भी कर लोगे, और अगर सॉल्व करके करना है तो ऐसे कर लोगे, ठीक है। दोनों तरीके बता दिया, जयराम जी की जैसे मर्जी करते रहना। अगला सवाल हमारे सामने बिल्कुल ये रहा। अगला सवाल कहता है कि इफ fx is equal to x plus 2 then f dash of fx at x equal to 4। ठीक है जी, एक काम करते हैं, अगर मुझे बोला है कि मैं f डैश निकालने वाला हूं तो मैं एक काम करता हूं, अभी से निकाल लेते हैं ना f डैश x, तो वो कितने रहने वाला है मेरा x plus 2 को अगर मैं डेरिवेटिव मार दूंगा तो ये होगा मेरा सिर्फ और सिर्फ 1। ओके जी, मतलब क्या कि अगर मैं f x की जगह मैं f x पुट कर दूं, यानी f डैश एफ एक्स क्या था मेरा x प्लस 2 पुट कर दूं, यानी x को x प्लस 2 पर x तो है ही नहीं, तो ये तो रहने वाला है 1। अगर ये 1 रहने वाला है तो मतलब वैल्यू सेम ही रहने वाली है, चाहे x इक्वल टू 4 पे बात करें, x इक्वल टू 10 पे बात करें, 1000 पे बात करें, इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या होने वाला है, बी इज करेक्ट, जयराम जी की 1 इज करेक्ट, बढ़िया ना। अगले पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है। अगला सवाल इस सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 5 है, किंग ऑफ ऑल, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, सिर्फ वही लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जी एक बार ट्राई करते हैं। सवाल क्या रहा है कि इफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 tan log 10x into dx, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, ठीक है जी लगा लेते हैं। तो अपर लिमिट पाई बाय 2 प्लस लोअर लिमिट 0 माइनस x कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस x, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन log 10 पाई बाय 2 माइनस x इंटू dx 0 से पाई बाय 2, ये है मेरा i, तो ये भी मेरा i है ना। तो मैं अगर दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा 2i होगा, 2i क्या हो जाएगा मेरा 0 से पाई बाय 2। इधर देखेंगे तो इधर आएगा मेरा इधर से आएगा मेरा log cot x, सही है जी, बिल्कुल ठीक है। और उधर से आएगा मेरा log 10x dx dx, सही है जी, बिल्कुल जी ठीक है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। अब क्योंकि इंटीग्रेशन है भाई, प्लस हो रहा है, तो मैं एक ही इंटीग्रेशन लिख लेता हूं, एक ही इंटीग्रेशन लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। यहां पर मैं लिख सकता हूं log, मैं साथ साथ दो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, log की प्रॉपर्टी, log प्लस हो रहा है तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। अब देखो cot x मल्टीप्लाई होगा 10x से, आवाज बैठ रही है, देखो cot x मल्टीप्लाई होगा 10x से, तो अगर cot x 10x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ आंसर से क्या देगा 1 देगा। तो log 1 क्या होता है 0, धाराशायी। इसका मतलब क्या है कि मेरा फाइनल आंसर क्या होगा 0, यानी मेरा 2i किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, i मेरा किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है जी 0 आंसर आ गया, सही है जी, सही है जी, नहीं समझ आया पीछे करके देख लेना, कुछ नहीं करा है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों कंबाइन कर दिया, log cot x into tan x आएगा, log की प्रॉपर्टी से cot x into tan x 1 होता है, log 1 0 होता है, तो हमारा आंसर धराशायी 0 आ जाएगा, सिर्फ आंसर 0। अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर tan इनवर्स 2, ठीक है जी। जब भी ऐसे सवाल मिले तो ट्राई करो कि यार tan इनवर्स का मतलब क्या था एक्चुअल में, tan का मतलब क्या था एक्चुअल में, tan होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan इनवर्स 2 है, तो एक तरीके से उस तरीके से निकालने वाले हैं। कैसे निकालने वाले देखो, यहाँ पर है हमारा tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक तरीके से क्या लिखा है 2/1 लिखा है, यानी 2 अपॉन यहाँ पे 2 1, ठीक है। यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरा आएगा √5 2 का स्क्वायर 4 + 1 उसका √5 आ जाएगा, √5। अब मुझे निकालना है sec स्क्वायर tan इनवर्स 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं sec tan इनवर्स 2, और इस पूरे का स्क्वायर बिल्कुल जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वैल्यू
सेक में चेंज कैसे कर सकता हूं मैं? मुझे पता है कि यहां से मैं देखूं तो कॉस मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और मेरा सेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज मेरा √5 है। इसका मतलब क्या है कि ये सवाल ऐसा बन जाएगा सेक इनवर्स √5, बिल्कुल जी बन जाएगा। सेक और सेक √5 बाहर आ जाएगा, सिर्फ √5 का स्क्वायर सिर्फ होता है 5। मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास ये रहा। मैं बहुत तेज बोल देता हूं, तो मेरी वीडियो को 2x में तो नहीं देख सकते तो बहुत बढ़िया, दिमाग बहुत तेज चल रहा होगा, बट ट्राई करना कि 1.5 पे देख लो, क्योंकि अगर समझ ना आ रहा हो, अगर 2x पे आ रहा तो बहुत ही बढ़िया, मैं तो अपनी हर वीडियो 2x पे देखता हूं। उसके बाद देखो, अब ये सवाल है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन है हमारे पास a 0 0 0 a 0 0 0 a, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। अच्छा एक बार टी-शर्ट देख लो, मेरी टी-शर्ट पे लिखा है कि इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट बट कोडिंग इज इंपॉर्टेंटर। ठीक है, कोडिंग इज इंपॉर्टेंटर, जो समझना चाहते हो कि समझ गए होंगे। ओके, हाँ, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा एडजॉइंट ए का, वो किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n क्या होता है? n होता है कि हमारा इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका क्या है? 3 क्रॉस 3 लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहां से मैं देखूं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं यार। इसका ए का डिटरमिनेंट निकालोगे तो देखोगे, क्योंकि जब डायगोनल बराबर होते हैं ना और सब जीरो होते हैं तो ए क्यूब आंसर आ रहा होता है। नहीं तो ट्राई कर लो, ए यहां पर क्या आएगा मेरा? ए स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, और बाकी सब में जीरो होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? सिर्फ ए क्यूब आएगा। ठीक है जी, तो यहां पे लिखूंगा मैं ए क्यूब और इसकी पावर, मतलब ए क्यूब और इसकी पावर कितनी हो जाएगी मेरी? 3-1, पावर क्या होगी? 2। ठीक है, तो a की पावर 6 मेरा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा? a की पावर 6। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है इफ fx is equal to 2x and gx is equal to x square by 2 plus 1, then which of the following can be discontinuous function? डिसकंटिन्यूअस मतलब एक ऐसा पॉइंट आए जहां पर फंक्शन जो अपनी कंटिन्यूटी लूज कर जाए। ठीक है जी, ओके जी, बात मान लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा हो यार, प्लस में फंक्शन कहां पर कंटिन्यूटी लूज करने वाला है? अगर मैं दो फंक्शन को ऐड कर दूं, दो कंटीन्यूअस फंक्शन को ऐड कर दूं तो कंटीन्यूअस ही रहेगा। सेम विद माइनस, सेम विद मल्टीप्लाई। बट इन द केस ऑफ डिवीजन यहां पर एक कंडीशन आ जाती है कि ये fx जो है, fx कभी भी जीरो आंसर नहीं दे सकता। जहां पर fx जीरो आंसर देगा वहां पर ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड पर क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो इस केस में क्या है कि यही एकमात्र ऐसा बनता है जो कि डिसकंटीन्यूटी प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल सा है, ऑप्शन एलिमिनेट करते चलो। ठीक है, बहुत ही, मैं बता रहा हूं फिर भी इतना टाइम ले रहा हूं। सोचो तो अपने पेपर में करोगे खटखट खटखट, आराम से करके आ रहे होगे। ठीक है जी, आगे है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x t sin t into dt f dash x पूछा है। यार देखो, इंटीग्रेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन जो है उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, समझ रहे हो ना? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो उल्टे हैं। इंटीग्रेट होकर चीज मिली है उसको डिफरेंशिएट करो तो फंक्शन आ जाएगा, अगर डिफरेंशिएट होकर मिला उसको इंटीग्रेट करो तो फंक्शन आ जाएगा। सही है जी। अब देखो, मुझे बोला है कि fx मेरे पास है ये वाला फंक्शन और मुझे f dash x निकालना है, तो मैं क्या करता हूं? ऐसे टाइप के लिए सिंपल सा एक रूल है, मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले को एक बार पुट कर दूंगा माइनस इस वाले को पुट कर दूंगा। सही है जी, तो अगर मैं इसमें इसको पुट कर रहा हूं तो मेरा क्या आएगा? t की जगह x आ जाएगा, x sin t की जगह sin x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 0 पुट करूंगा, 0 इंटू साइन 0, ये पूरा 0 ही हो रहा होगा, इसके हटाओ, सिर्फ इसको देखो, तो ये हो जाएगा मेरा x sin x। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल सा था, 2 मिनट का सवाल, 2 मिनट का भी नहीं, 30 सेकंड का सवाल। अगले पे चलते हैं। अगला हमारे पास है, अगला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द वेक्टर 2i plus lambda j plus k and b is equal to I plus 2j plus 3k are orthogonal। ऑर्थोगोनल जिसको नहीं पता होगा वो कहेगा यार ये क्या आ गया यार, नहीं हो रहा। अब ऑर्थोगोनल का सिंपल सा मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दिमाग में आया, एंगल आया, एंगल आया, वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है तो हम क्या लगाएंगे? डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। हमें पता है कि जब परपेंडिकुलर होते हैं डॉट प्रोडक्ट लगाने पर जो आंसर होता है वो जीरो हो रहा होता है। ठीक है जी, तो डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं ए डॉट बी, क्योंकि ऑर्थोगोनल तो इनका आंसर जीरो आ रहा होगा, तो मैं डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा सीधे सीधे जल्दी जल्दी, 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस 3। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0, ये होगा 5, इधर जाएगा तो येगा मेरा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 5/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही है जी, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस सवाल को समझना है।
क्या है, इजी रहने वाला है, सीयूईटी है, 11-12 का रहेगा, बहुत बेसिक रहेगा, बेसिकली ज्यादा 12th का रहने वाला है, बट बेसिक रहेगा, डरना नहीं है और खट से उसको करके आना है। हमें जितना आता है हमें सिर्फ उतना ही अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास के लिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पिकअप कर लिए थे। थैंक यू देखने के लिए, ठीक है। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी 55 मिनट की वीडियो बन चुकी है, काफी अच्छा, ठीक है। तो डरना नहीं है, पेपर बहुत पास है, आराम से करेंगे, अच्छा करके आएंगे, और बेस्ट ऑफ लक, मेरी बेस्ट विश आप सभी के साथ है, ठीक है।